एक होती है बायोपिक और एक होता है किसी फिल्म या किसी की जिंदगी से इंस्पायर होकर फिल्म बनाना, और एक होता है कॉपी करके फिल्म बनाना, जहां आप किसी से कोई अनुमति नहीं लेते हो और फिल्म बना लेते हो। महारानी वेब सीरीज इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करती। इस कहानी को केवल सुनकर एक अंधा भी बता देगा कि फिल्म बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर बेस्ड है, लेकिन वेब सीरीज के डिस्क्लेमर में कहा जाता है कि यह एक फिक्शनल कहानी है जो किसी से इंस्पायर्ड नहीं है। मतलब यहां वेब सीरीज मेकर बड़ा गेम खेल गए हैं, जहां चित भी इनकी और पट भी इनकी। राबड़ी देवी की कहानी है, लेकिन उन्हें बिहार की सबसे ईमानदार और काबिल मुख्यमंत्री बताकर सच्चाई पर पर्दा भी डाला गया है। रिव्यू करेंगे वेब सीरीज महारानी। जो लोग राजनीति में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं, उन्हें लालू यादव और राबड़ी देवी की कहानी पता ही होगी, तो उसी कहानी को यहां दिखाया गया है। डायरेक्टर साहब ने फुल सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए कहानी अपने हिसाब से बनाई है। 1997 में भीमा भारती, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने गांव आते हैं, जहां पत्नी के कहने पर उन्हें दूध दूहना पड़ता है और दूध को बेचकर आना पड़ता है। बस यहीं से समझ आ जाएगा कि आप जो बिहार की असली राजनीति सोचकर वेब सीरीज देखने बैठे थे, उस ख्याल को बाहर निकालिए और एक फ्रेश फिल्म की तरह इसे देखिए। क्योंकि शुरुआत में ही राबड़ी देवी की जो छवि दिखाकर फिल्म में रानी भारती का चित्रण किया गया है, वो आपको राबड़ी और लालू से कहीं दूर ले जाएगी। खास तौर पे इस बात को हम जैसे लोग जो बिहार से ही है, वो करीब से समझेंगे कि लालू जी पत्नी के कहने पर कभी दूध नहीं बेचे थे। खैर, छठ पूजा के दौरान भीमा भारती पर अटैक होता है और वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार की सत्ता अब कौन संभालेगा। तब ड्रामेटिक ढंग से भीमा भारती अपनी पत्नी रानी भारती को उत्तराधिकारी बनाकर सीएम की कमान संभालने को दे देते हैं। अब ऐसे में विरोधियों के साथ साथ अपने सपोर्टिंग एमएलए के बीच भी खलबली तो मचनी ही थी। तो काफी सारी राजनीतिक उठक पटक के बाद फाइनली रानी भारती सीएम बनती है, और उसके बाद राजनीतिक दांव पेचों के बीच कैसे रानी भारती खुद की अलग पहचान बनाती है, यह सब कुछ इस वेब सीरीज में देखने को मिलता है। एक कैरेक्टर को कैसे इंपॉर्टेंट दिखाना है, कैसे एक सीन को ड्रामेटिक बनाना है, फनी बनाना है, थ्रिलर बनाना है, यह सब डिपेंड करता है स्क्रीन प्ले राइटिंग पर। और इसमें अगर अच्छा कैमरा वर्क मिल जाए तो सोने पे सुहागा। इस वेब सीरीज में भी कई जगह कसे हुए स्क्रीन प्ले के कारण आप कहानी से अलग नहीं हो पाते, एक जुड़ाव रहता है। लेकिन ये फिक्शनल का झुंझुना जो फिल्म मेकर्स आपको शुरुआत में दे देते हैं, उसका उपयोग जब ये फिल्म में करते हैं तो आपको निराशा होने लगती है। जब आप राबड़ी देवी की असल कहानी देखने बैठते हैं और आपको पता है कि लालू यादव की सहमति के बिना राबड़ी देवी एक कदम भी नहीं चलती थी, उस राबड़ी देवी के रूप में फिक्शनल रानी भारती अपने पति को सलाखों के पीछे तक पहुंचा देती है, तो आपका धैर्य टूटने लगता है। आप एक अननोन कहानी में फिक्शनल का तड़का डालें तो लोग हजम कर लेंगे, क्योंकि उन्हें असली कहानी का पता ही नहीं होता। वो उसे एक फ्रेश कहानी समझकर देख लेते हैं। लेकिन लालू यादव जैसी शख्सियत पर आप फिल्म बनाकर फिक्शनल के नाम पर आप अपनी ही नई कहानी चलाने लगेंगे तो निराशा तो होगी ही। ये कुछ ऐसा है कि आपको लॉलीपॉप दिखाया तो जा रहा है, लेकिन दिया नहीं जाएगा। अरे अगर फिक्शनल ही रखना था तो बिहार स्टेट ही क्यों चुना? सारे कैरेक्टर्स बिहार के नेताओं जैसे ही क्यों रखे? कहीं किसी और स्टेट में, किसी और भाषा में इस फिल्म को क्यों नहीं बना लिया गया? फिल्म मेकर्स को राबड़ी देवी की स्टोरी का फायदा भी लेना है और असलियत दिखाना भी नहीं है। ऐसे में आप अच्छे स्क्रीन प्ले को भी ताक पर रख दोगे जब आपको रानी भारती के 3 ही बच्चे दिखाए जाते हैं, जबकि लालू यादव जी के 9 बच्चे थे। हालांकि मुझे वेब सीरीज का एक सीन काफी अच्छा लगा, जहां एक अंगूठा टेक यानी रानी भारती जब सीएम बनती हैं और अपनी गाड़ी में अपनी सेक्रेटरी के साथ बैठी थी, तो अपनी सेक्रेटरी से वो पूछती है, तुम कौन हो? सेक्रेटरी बताती है कि वो डीएम थी, अब उनकी पर्सनल सेक्रेटरी है। यह सीन अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। यह सीन बिहार की राजनीति का असली चेहरा दिखाती है, जहां एक आईएएस रैंक के ऑफिसर को एक अनपढ़ सीएम की सेक्रेटरी बनना पड़ता है। दूसरा, सोहम शाह जब अपनी पत्नी को कहते हैं कि जो बिहार की जनता को चाहिए वो उन्हें दे दो, सड़क, पानी, बिजली, यानी हां करती रहो, क्योंकि बिहार की राजनीति उम्मीदों पर ही चलती है। इसके अलावा जब नेता प्रेम कुमार फाइनेंस सेक्रेटरी से कहते हैं ये बिहार है, यहां जिसे आप चूहा समझते हो पता चलता है कि वो तो लोमड़ी है, जिसे आप लोमड़ी समझते हो पता चलता है वो तो भेड़िया है। ऐसा ही कुछ डायलॉग था। नो डाउट ये डायलॉग बिहार की राजनीति में एकदम फिट बैठता है।
शायद ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि ओपनिंग क्रेडिट्स में प्रोड्यूसर्स और क्रिएटर्स का नाम एक्टर्स के नाम से पहले आया हो। और चलो ये ठीक भी है, आखिरकार जिसका पैसा लगा है वो अपना नाम शुरू में क्यों ना दे। एनीवेज, वेब सीरीज का डायरेक्शन अच्छा है, पूरी तरह से कन्विंसिंग इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि स्क्रीन प्ले और स्टोरी की जो कमजोर कड़ियां हैं उसका दायित्व डायरेक्टर पर ही जाता है। अगर एक डायरेक्टर के डायरेक्शन में स्क्रीन प्ले कमजोर हुआ है, कहानी अपने मुद्दे से भटकती है, तो इसका ठीकरा डायरेक्टर पर ही फूटता है। तो जैसे कि पहले ही बताया है कि कहानी भटकती हुई है, हम कुछ और सोचकर फिल्म देखने बैठते हैं और हमें दिखाया कुछ और जाता है। स्टोरी राइटिंग के समय इन दर्शकों और कहानी के बीच के गैप को भरने के लिए डायरेक्टर ने कोई रणनीति क्यों नहीं बनाई कि चलो दर्शकों को राबड़ी देवी की अलग छवि दिखा रहे हैं तो इस बात की पूर्ति कुछ बेटर दिखाकर कर सके। जब फिल्म बिहार की पृष्ठभूमि पर उन एक्टर्स के साथ बनाई गई हो जो नॉन बिहारी हैं तो मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन फिल्म मेकर्स की यह बात अच्छी रही कि उन्होंने लैंग्वेज को नॉर्मल रखा और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो भी जानते थे कि ज्यादा रियलिस्टिक बिहारी दिखाने के चक्कर में सब गुड़ गोबर हो सकता है। गैंग्स ऑफ वसेपुर फिल्म में पहले भी बिहारी कैरेक्टर निभा चुकी हुमा कुरैशी काफी कॉन्फिडेंट दिखती है यहाँ के रंग रूप में, लेकिन गैंग्स ऑफ वसेपुर और उनके इस किरदार में लेंथ का काफी डिफरेंस है। यहां उन्हें अपने 8 घंटे देने थे। ज्यादा डिटेलिंग में जाए बिना हुमा कुरैशी ने अपने किरदार को, अपने संवादों को नॉर्मल रखा, लेकिन जहां टिपिकल बिहारी नजर आने वाला सीन था वहां वो मात खा जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, छठ के गीत गाते समय एक लाइन के बाद उनकी लिपसिंग ही गायब हो जाती है। यह दर्शाता है कि उन्हें छठ का गीत आता ही नहीं था और उस 2 लाइन को उन्होंने सीखने की भी जहमत नहीं उठाई। वो एक जगह स्कूल कहती है तो दूसरी जगह स्कूल कहती है, बट स्टिल वो कन्विंसिंग लगी है। सोहम शाह एक बेहतरीन एक्टर है और उनका काम भी बेहतरीन है। डायलॉग्स के सहारे तो वो अपनी एक्टिंग क्षमता दिखाते ही हैं, लेकिन फिल्म के काफी पार्ट्स में वो केवल आंखों से अपनी मंशा बता जाते हैं। आगे बात करेंगे नीतीश कुमार की, मेरा मतलब है नवीन कुमार यानी अमित सियाल की। वेब सीरीज में इस एक्टर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बिना इनके कोई वेब सीरीज नहीं बनती और हर बार ये कुछ बेहतर करते नजर आते हैं। अमित सियाल सबसे ज्यादा कन्विंसिंग लगते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के किरदार को निभाया है। उनकी जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग का नजारा तब देखने को मिलता है जब वो जूते से मंत्री प्रेम कुमार की पिटाई करते हैं। इसके अलावा विधानसभा में रानी भारती के मोटिवेशनल स्पीच के वक्त जिस तरीके से उन्होंने एक सपाट फेस एक्सप्रेशन में भी अपने मन के अंदर चल रही दुविधा को दर्शकों के दिलों तक पहुंचा दिया है, वो अमेजिंग है। आई गेस उनका काम सबसे बेहतरीन है। इनामुल हक एक और बेहतरीन ब्रिलियंट एक्टर है। इनामुल हक बेसिकली सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, यानी उत्तरी यूपी हरियाणा से लगता हुआ, लेकिन अपने किरदारों में वो जिस प्रकार से दूसरी भाषाओं पर मेहनत करते हैं वो कमाल है। वो चाहे एयरलिफ्ट हो, फिल्मिस्तान हो या इस वेब सीरीज में बंगाली कैरेक्टर, एक सिंपल किरदार को उन्होंने जिस तरीके से निभाया है वो ऑसम है। इनके अलावा बाकी के किरदारों का भी काम ठीक ठाक है। वेब सीरीज का बीजीएम अच्छा है। ड्रामेटिक सीन्स में जिस तरीके का इंटेंस बीजीएम इस्तेमाल किया गया है वो सीन को सपोर्ट जरूर करता है। कुछ एक म्यूजिक आपको कुछ देर के लिए याद भी रह जाता है। वेब सीरीज में फिल्म मेकर ने बड़ी सफाई से बिहार की कहानी दिखाई भी है और घोटाला भी कर गए, यानी राबड़ी देवी के नाम पर उन्होंने अपनी ही कहानी ऑडियंस के सर में मंड दी और यह बहुत गलत बात है। एक बिहारी भले इनके झांसे में न आए क्योंकि वो हकीकत जानता है, लेकिन बाकी लोग इनकी इस कहानी को सच मानेंगे और राबड़ी देवी को एक महान ईमानदार और कर्मठ नेता के रूप में जानने लगेंगे। लेकिन ऐसा है क्या? अब मैं आपको बताता हूं कि छवि सुधारी कैसे जाती है फिल्म में राबड़ी देवी के कैरेक्टर को उनके रियल कैरेक्टर से ज्यादा गंवार दिखाया जाता है। ऐसा क्यों, वो भी आपको बताऊंगा। पहले कुछ सीन्स में रानी भारती को बेहद गंवार दिखाया जाता है, जिसे फूल दिया जाता है तो वो कहती है आपको शर्म नहीं आती शादीशुदा महिला को फूल देते हुए, जो उतने ही कदम चलती है जितने उसकी सेक्रेटरी या कोई उन्हें बताता है। लेकिन विधानसभा में जब वो बैठी थी और स्पीकर आते हैं तो वहां बैठे सारे नेता खड़े हो जाते हैं, लेकिन रानी भारती खड़ी नहीं होती। ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे पता ही नहीं कि यहां हो क्या रहा है, जबकि वो हर चीज दूसरों को देखकर करती है। अगर आपको कोई चीज के बारे में ना पता हो तो आप अपने साथ वाले को देखकर उसकी नकल करोगे, लेकिन यहां पूरा सदन स्पीकर के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन सबको खड़ा देखकर भी केवल ये खड़ी नहीं होती, और जब खड़ा किया जाता है और उसके बाद जब सब बैठ जाते हैं तो भी इसका हाथ पकड़कर बैठाया जाता है। क्यों?
दूसरी बात कि जब किसी लीड कैरेक्टर को बहुत ज्यादा नीचा दिखलाया जाने लगे तो समझ लो आगे उसका महिमा मंडन किया जाएगा। वही होता है अगले सीन में जब विरोधी पार्टी वाले उसे गंवार, अनएक्सपीरियंस्ड और बहुत कुछ कहते हैं और फिर जिस रानी के मुंह से कमरे में एक शब्द नहीं निकल रहा था वो विधानसभा में जबरदस्त भाषण दे डालती है। इसी छवि को और बड़ा करके दिखाने के लिए ठीक एक सीन पहले उसे दबाया जाता है ताकि उनकी अच्छी छवि और उभर कर आए। यह कुछ ऐसा है कि गुलेल से वार करने के लिए पहले उसके फीते को पीछे खींचना पड़ता है। जितना पीछे खींचोगे वार उतनी दूर तक होगा। इस विधानसभा के सीन में रानी भारती को और ज्यादा बेवकूफ दिखाया जाना कुछ ऐसा भी था कि एक बच्चा अगर हर बार 50 में से 25 मार्क्स लाता है और अचानक से वो 50 में से 45 मार्क्स ले आए तो अचंभा तो होगा, बट एक हद तक वाला। लेकिन अगर एक बच्चा जो 10 मार्क्स से ज्यादा कभी लाया ही नहीं और वो अचानक से 50 में से 45 मार्क्स ले आए तो उस बच्चे के मुकाबले जो 25 से 45 पर पहुंचा ज्यादा इफेक्टिव दिखता है। यही यहां पर दिखाया गया है। रानी को कोसा गया, उसकी गलतियां गिनाई गई, फिर उसे खूब बड़ा करके दिखा दिया गया। लिबर्टी के नाम पर दिखाया गया कि भीमा भारती को गोली लगती है इसलिए वो अपनी वाइफ को सीएम बनाते हैं। लेकिन असल में क्या था? करोड़ों के घोटाले के कारण जब उन्हें जेल जाना पड़ा तो बिठा गए अपनी धर्मपत्नी को सीएम की गद्दी पर। वेब सीरीज में राज्यपाल का महत्वपूर्ण रोल दिखाया गया है जो 10 साल से बिहार के राज्यपाल दिखाए गए हैं, जबकि मैक्सिमम केवल 6 साल के लिए एक राज्यपाल इस पद पर रहे थे 1979 से 1985 तक। बाकी सब राज्यपाल कोई 1 साल तो कोई 2 साल ही इस पद पर बने रहे हैं। वेब सीरीज में दिखाया गया है कि रानी भारती अपने पति को चारा घोटाले में जेल भेज देती है, लेकिन रियलिटी में चारा घोटाले में जेल जाने के कारण ही लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया था। जातिवाद दिखाए बिना कहानी पूरी नहीं हो सकती थी, तो 2 गुट दिखाए गए हैं, एक जो दलितों के लिए लड़ते हैं और दूसरे जो स्वर्णों के लिए लड़ते हैं। लेकिन जैसे कि सब जानते हैं और हमेशा फिल्मों में दिखाया भी जाता है, वही यहां भी देखने को मिलता है। नक्सली लाल सलाम को अगेन यहां बेसहारा, सच्चा, ईमानदार, बेगुनाहों को ना मारने वाला दिखाया गया है, जबकि रणवीर सेना के रूप में नरसंहार तो दिखाया ही है बल्कि उनकी दरिंदगी भी दिखाई गई है जिनका बेवजह मकसद केवल दलितों को मारना है। लाल सलाम गैंग के लीडर को किताबें पढ़ते दिखाना कम्युनिस्ट के बुद्धिजीवी होने के प्रमाण को और पुख्ता करता है। तो प्रॉब्लम यह है कि इस कहानी को आप एक फ्रेश कहानी के रूप में भी नहीं देख सकते क्योंकि आप बिहार की राजनीति से वाकिफ है, और राबड़ी देवी की बायोपिक के रूप में देखेंगे तो आपको घोर निराशा होगी क्योंकि अगेन आप सच्चाई से वाकिफ है। बाकी वीडियो हो गई है बहुत लंबी, समझ रहे हैं ना। 5 में से 3 स्टार देकर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो।